इंग्लिश 501 का लेसन 26 आज हमने स्टार्ट करना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 1650 टू 1800 पार्ट 1। अच्छा, पहले हमने प्री मॉडर्न स्टेजेस पढ़े हैं ना, उसके कुछ पार्ट्स पढ़े। अब मॉडर्न स्टेज की तरफ आते हैं। इम्पैक्ट ऑफ 17th सेंचुरी कि 17th सेंचुरी में ये था ना कि रेनेसेंस की पीरियड की वजह से बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में, बहुत सारी तजारत में और टेक्नोलॉजी में और बहुत सी मतलब तालीमी सरगर्मी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, मतलब अच्छा असर पड़ा था इंग्लिश पे रेनेसेंस की पीरियड की वजह से। लेकिन इसका इफेक्ट भी था, इसका बुरा असर भी पड़ा था। ठीक है, 17th सेंचुरी के मिडिल में ना ऐसे होता कि ये जो ये फोर्सेस थी, ये जैसे जैसे ज़्यादा कल्टीमेट कर रही थी, ज़्यादा ग्रो कर रही थी ना, तो उस पर लोगों ने तनकीद करना स्टार्ट कर दिया, रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक तो मेन तनकीद उस वक्त हुई थी ना जब ये इंग्लिश सिविल वार हुई थी 1640, ये आपने याद रखना है। इन दो का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, जो मतलब इनका गलत इम्पैक्ट हुआ था इंग्लिश पे। एक इसका इंग्लिश सिविल वार 1640 और एक रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू इन 1660 के। चार्ल्स टू ये पहले किंग थे ना वहाँ के, इंग्लैंड के, लेकिन फिर इन पे बैन हो गया। फिर ये कुछ अर्से बाद फिर इन्होंने अपनी पोजीशन को रिस्टोर किया, तो इसकी वजह से इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। ठीक है, इसकी वजह से इंग्लिश में इंस्टेबिलिटी आ गई थी, रूल्स वगैरह ख़त्म हो गए थे। ठीक है, और ज़्यादा जो ये चेंजिंग आई थी ना, ज़्यादा जो हंगामा मचा था ये तालीमी सरगर्मियों पे था। ठीक है, पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा नहीं था, तालीमी सरगर्मियों पे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो न्यू साइंटिस्ट अब आ गए थे, फिलोसफर्स आ गए थे, जो एक चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करके उस चीज़ पर यकीन रखते थे। ठीक है, उनके अगेंस्ट कौन से थे? जो मतलब मजहबी टाइप लोग होते हैं और जो जादूगर टाइप होते हैं। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी में, अल्केमी में और विच क्राफ्ट में, मतलब जादूगरी, सितारों की ज़बान, इन लैंग्वेज में न्यू साइंटिस्ट ने अपना अपना आइडिया देना स्टार्ट कर दिया। ठीक, लॉजिक के बेस पे। और उनके अगेंस्ट वो थे जादूगर वगैरह, जो जादू वगैरह ऐसे अपना काम चलाते थे। ठीक है, फिर ऐसे हुआ था कि ये जो एक होते हैं ना जो समझ के ठीक सब कुछ प्रूव करके उसको मतलब एक स्टडी करते हैं, और दूसरे होते हैं जो बगैर समझे समझे उन लोगों, इन दोनों को उन्होंने मिला लिया था। ठीक है, एक जो ठीक समझने वाले थे और एक जो गैर समझे थे। ठीक है, उनके लिए सब लोग ना ये जो साइंटिस्ट थे और राइटर्स थे, इन्होंने एंथुजियास्ट के टर्म यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंथुजियास्ट इनका वैसे तो मतलब होता है मतलब शौक, जोश वगैरह, लेकिन इधर इसका मतलब यूज़ हुआ है कि इनको उन्होंने इंसानी दोस्त कहा हुआ था। ठीक है, लेकिन हालांकि ये दो चीज़ें सेम नहीं है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट और परसीव सेम नहीं है। ये परसीव जो है ना, ये ठीक ये किसी चीज़ को प्रॉपर स्टडी करके उसके बारे में कोई लॉजिक देते हैं, और ये तो एवं ही मतलब जादूगर टाइप इसको कह लें आप। तो ऐसे जो सपोर्टर थे ना राशनल साइंस के, जो कहते थे कि साइंस को ठीक प्रूव करके हमने कुछ किसी चीज़ को कहना है, उनमें थे हेनरी मोरे, थॉमस प्रैट, जॉन विल्किंस और रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने कहा था कि ये जो एंथुजियस्ट हैं, ये जिनको इन राइटर्स ने एंथुजियस्ट कहा है, ठीक है, जो एक वो बंदे जो ठीक समझ के स्टडी करते हैं और जो बगैर समझे ऐसे ही अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है, इनकी जो लैंग्वेज है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब करी है हमारी इंग्लिश को, इनके ख्याल में ये था। ठीक है, ये जो ऊपर नाम है ना रैशनल साइंटिस्ट थे, ये इनके ओपिनियन में ये था कि एंथुजियस्ट की जो लैंग्वेज है ना, वो एक हंगामा टाइप पैदा कर रही है। ठीक है, और जो बाकी ये जो लर्न कोर्सेज थे, जो पीछे रूल्स बने थे रेनेसेंस की पीरियड में, वो जो एलाइट क्लास थी ना, जो अपर क्लास थी, उन्होंने उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उस पर अमल ही नहीं करती थी कि उन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, फिर ये एक मतलब एक खुलेआम तनाज़ा ये स्टार्ट हो गया था, और लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि उनके सोसाइटी में, उनके माहौल में क्या चीज़ उनको फ़ायदा देगी और क्या चीज़ उनके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, फिर इसका रिजल्ट ये हुआ था कि 17th सेंचुरी में ना 17th सेंचुरी में लैंग्वेज पे, ज़बान पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था, ज़्यादा फोकस किया गया था लोगों के समझने पे, कि लोग कैसे समझते हैं लैंग्वेज को और कैसे यूज़ करते हैं, इस बात पे ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, फिर थॉमस हॉब ने हमें कहा था कि हमें ये सारी चीज़ें, ये सारी जो पावर्स है ना, इसको एक अथॉरिटी के अंदर कर देना चाहिए, और उस अथॉरिटी के लिए उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, रॉयल सोसाइटी 1660 में। ठीक है, इसका काम था कि ये जो सारे ये साइंटिस्ट हैं जो अपने सारा काम करते हैं, वो प्रूव करवाने के लिए रॉयल सोसाइटी के पास जाएंगे। वो फिर उसको बताएगी कि क्या चीज़ सोसाइटी के लिए, मतलब पूरे माशरे के लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है और क्या उसके लिए सेव नहीं है। ठीक है, फिर इसका आर्ग्यूमेंट्स में आगे में यही बताया गया कि फिर साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो लिटरेचर वगैरह में, जो पोइट्री वगैरह में इमोशन वाली टर्म्स यूज़ होती है ना, जिसकी वजह से ज़्यादा इमोशनल हो जाता है बंदा, तो वो चीज़ें उन्होंने माइनस करनी थी। वो कह रहे थे कि हमने लैंग्वेज को एक पोलाइट बनाना है, ठीक, उसको मतलब वाज़िया और बेहतर तौर पर बनाना है। ठीक है, सिंपल सा। लेकिन रॉयल सोसाइटी जो थी ना, ये इतना नहीं कर सकती, इसके पास इतना हक नहीं था कि ये सारी प्लेन स्टाइल है, ये पूरे इस लिटरेचर को प्लेन स्टाइल में कर सके। ठीक है, फिर आगे टॉपिक 127 है हमारे पास, टेम्पर ऑफ 18th सेंचुरी।
अच्छा, जो 18th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ है ना, इसको लिटरेचर के ज़माने में ना ऑगस्टन एज कहा जाता है इंग्लैंड की, ठीक है, ये अपनी टर्म याद रखनी है। और इसमें बहुत सारी चेंजिंग आई थी, ये जो आखिरी दो सदियाँ थी ना, 17th और 18th सेंचुरी, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई थी। एक तो ये था कि लोगों को सर्च फॉर स्टेबिलिटी के लोगों ने ना रूल्स देखना स्टार्ट कर दिए कि हमें इंग्लिश के रूल्स को उन्होंने तलाश करना स्टार्ट किया कि हमने एक रूल्स बनाने हैं इंग्लिश के। और देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑर्डर कि हमने एक ऑर्डर भी फिक्स करना है इंग्लिश का, कि ऐसे नहीं कि कोई वर्ब को पहले यूज़ करे, कोई ऑब्जेक्ट को पहले यूज़ करे, कोई सब्जेक्ट को, एक रूल, एक ऑर्डर हमें चाहिए, ठीक है। और ये जो थे ना, ये इंडिविजुअल है, ये जो लोगों के दरमियान में जज्बा पैदा हुआ था कि वो एडवेंचर करें और वो अपनी मतलब आज़ादी को उन्होंने फ़रोग दिया था, ठीक है। इसकी वजह से लोगों में, वो जब किसी और कंट्री में जाते थे एडवेंचर पे, ये टूर पे, तो वो जब देखते थे कि उनकी लैंग्वेज रेगुलर है, ठीक है, उसमें एक सिस्टम पाया जाता है, तो वो कहते थे कि हमारी इंग्लिश में भी ऐसे ही होना चाहिए। अब ये तो नहीं है ना कि एक बंदे के को देख के वो एक लैंग्वेज को फिक्स कर दें। ये जो कन्फॉर्मिटी थी ना, ये पूरे पब्लिक स्टैंडर्ड के मुताबिक थी। अगर मतलब हम पूरे पब्लिक मिल के एक रूल सेट करेगी तो ठीक है, एक बंदा तो उसको सेट नहीं कर सकता था, ठीक है। और फिर करेक्टनेस वाज एन आइडियल, करेक्टनेस पे ज़्यादा जोर दिया गया था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की गई थी रूल्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से पता चले कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत। और ये था कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से हमें पता चले, मतलब एक चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो तब हम उस पर यकीन करेंगे कि ये ठीक, ये स्पेलिंग ठीक है या नहीं, ठीक है। और इसका मतलब ये जो न्यू साइंटिफिक टर्म्स आई थी, न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ गई थी, इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने बस नई चीज़ों पे तहकीक करना स्टार्ट की थी और पुरानी चीज़ों को भूल गए थे। लेकिन ऐसे नहीं हुआ था, उन्होंने पुरानी चीज़ों को भी ज़िंदा रखा था, पुरानी चीज़ों को भी उन्हें एज अ मॉडल, ठीक है, एक मिसाल के तौर पर रखा हुआ था। जैसे क्लासिकल लिटरेचर को वो अभी भी फॉलो करते थे, ठीक है। लैटिन अभी भी उनके लिए एक मॉडल थी, लैटिन से देखे वो स्ट्रक्चर बनाते थे, वर्ड्स बनाते थे, ग्रामर लैटिन से देखे करते थे, ठीक है। लेकिन ये भी लोगों में ख्वाहिश थी कि लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को परफेक्ट बनाया जाए, ठीक है। फिर टॉपिक 128 है हमारे पास, एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश 1650 टू 1800, ठीक है। 18th सेंचुरी के स्टार्ट में ना ये कोशिशें की गई थी कि लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड, एक रूल्स बनाया जाए, उसको रिफाइन, उसको फिर रूल्स को पूरी कंट्री में बताया जाए कि ये रूल्स है, इसको आपने फॉलो करना है, और फिक्स द लैंग्वेज, और ऐसे हमने लैंग्वेज को फिक्स करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस पर कोशिश की गई थी 18th सेंचुरी में। अच्छा, मैं पहले तो ये होता था ना, जो हमने ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश पीरियड पढ़ा है, उसमें ये होता था कि इंग्लिश को क्या किया जाता था, इंग्लिश को या तो ये बताया जाता था कि हमने इंग्लिश को लैटिन से रिप्लेस करना है, ये नहीं, मतलब लैटिन वर्ड यूज़ करने हैं, ये नहीं। वोकेबलरी पे जोर दिया जाता था कि फ्रेंच वाली वोकेबलरी यूज़ करनी है, ये इंग्लिश वाले वर्ड यूज़ करने हैं, या ये यूज़ की इस पर इंटरेस्ट दिया जाता था कि स्पेलिंग कौन से यूज़ करने हैं। ये इन तीन चीज़ों पे इंटरेस्ट दिया जाता था ना पुराने ज़माने में। लेकिन फिर इस टाइम में 1650 से 1800, इसमें लोगों ने ना पहली बार ग्रामर की तरफ अपनी तवज्जो दी, ग्रामर को ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास जो ग्रामर थी वो अनसिस्टमाइज थी और अनकोडिफाइड थी, ना उनके कोई कोड थे, ना उनके पास कोई रूल्स थे, ना उनके पास कोई ऑर्डर था कैसे हमने यूज़ करना है ग्रामर को। इसी वजह से उन्होंने ग्रामर पे जोर दिया, ठीक है। और मैं पहले ज़माने में तो ये था ना कि एक मतलब हर किसी को पता होता था कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। लेकिन ये जो मैं इस पीरियड में जो इंग्लिश थी ना, उसमें सब कुछ अनसर्टेन था, मतलब किसी को यकीन नहीं था कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ ठीक है। मतलब एजुकेटेड क्लास अब कोई और वर्ड यूज़ करिए, लोअर क्लास कोई और यूज़ करिए, जो बिल्कुल अपर क्लास वाले होंगे वो कुछ और वर्ड यूज़ करिए। इसी वजह से लोगों को यकीन नहीं था कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत, ठीक है। वेरिएशन थी एजुकेटेड पीपल में, मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड थे वो कोई ज़्यादा फ्रेंच वर्ड यूज़ करते होंगे, फॉरेन कंट्री वाले वर्ड यूज़ करते होंगे, हालांकि जो लोअर थे वो तो बेसिक वर्ड ही यूज़ करते होंगे, ठीक है। उनको फिर समझ नहीं आती होगी कि ये क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं। ऐसे फिर जो शेक्सपियर थे, ये मॉडर्न इंग्लिश के फेमस राइटर थे ना, इनकी जो मतलब इनने जो लफ्ज़ यूज़ किए थे, इनने जो लफ्ज़ न्यू बनाए थे, वो अगर कोई लोअर क्लास का बंदा यूज़ करता था ना, तो उसको एक किस्म की हेसिटेशन फील होती थी, हिचकिचाहट फील होती थी कि जो अपर क्लास एजुकेटेड हैं वो तो कहेंगे कि पता नहीं कौन से लफ्ज़ पुराने ज़माने वाला बोल रहा है, ठीक है। मतलब शेक्सपियर की लैंग्वेज को भी इस वक्त इग्नोर कर दिया गया था, ठीक है। और फिर आगे इसमें आगे यही है कि इंग्लिश दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, किसी ने इंग्लिश पे इतना गौर ही नहीं किया था, इसमें चेंजिंग क्योंकि ज़्यादा आ रही थी। और फिर 18th सेंचुरी में था कि उनमें एक डिज़ायर थी कि लैंग्वेज को हमने पॉलिश करना है, लैंग्वेज को वाज़ेह बनाना है, एक बेहतर तौर पर बनाना है और परमानेंट बनाना है, जो आगे वाली सारी जनरेशन उसको फॉलो करेंगी, ठीक है। फिर आगे टॉपिक 129 है हमारे पास, प्रॉब्लम ऑफ रिफाइनिंग इंग्लिश लैंग्वेज।
अनसर्टेनिटी, अच्छा इसमें ये नहीं था कि सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं थी कि लोग को यकीन नहीं था कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी है कौन सी नहीं यूज़ करनी। उनके पास रूल्स भी नहीं थे, ठीक है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड, उनके पास रूल्स ही नहीं थे कि हमने रूल्स को कैसे इस्तेमाल करके यूज़ करना। मतलब फ़र्ज़ करें उनके पास अगर रूल है ना, तो वो एक सेंटेंस देखेंगे, अगर उन्हें पता है ये ठीक है या नहीं, वो रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि रूल के अकॉर्डिंग ये ठीक है या नहीं, इसका ऑर्डर ठीक है, तो वो फिर कह सकते थे कि ये ठीक है। लेकिन उनके पास उस वक्त एक तो उनको यकीन ही नहीं होता था कि कोई चीज़ ठीक है या नहीं, और साथ में उनके पास रूल्स भी नहीं थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ था, इंग्लिश में बहुत सारी करप्शंस आ गई थी, खराबियाँ आ गई थी, अनचेक लैंग्वेज आ गई थी, बहुत सारे जो टूरिस्ट जाते थे किसी और कंट्री में, उधर से कुछ लफ्ज़ ले आते थे, तो कोई उसको चेक भी नहीं करता था कि ये ठीक है ये नहीं, बस उसको पूरे मुल्क में लोग उसको देख के बोलना स्टार्ट कर देते, उसका मतलब भी नहीं गौर करते थे कि किसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ शिकायत ये थी कि जो ये इंग्लिश लैंग्वेज थी ना, ये दिन ब दिन कमतर होती जा रही थी। और फिर लोगों ने जो गोल्डन गुड ओल्ड डेज थे, ठीक है, मतलब वो कहते थे कि जो गुजरे हुए दिन है वही ठीक अच्छे दिन थे, उस पर पछतावा करना सबने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ड्राइडन कहते थे कि फ्रॉम चौसर द प्योरिटी ऑफ इंग्लिश टंग बिगेन के, ड्राइडन कहते थे, ये इस टाइम के राइटर थे ना, जो 1650 से 1800 के पीरियड, इस टाइम के राइटर थे, ये कहते थे कि चौसर की लैंग्वेज से ना चौसर जो लैंग्वेज यूज़ करते थे अपनी टाइम पे वो ही ठीक इंग्लिश की ठीक आवाज़ लैंग्वेज थी, ठीक है। स्विफ्ट के अकॉर्डिंग ये भी एक राइटर थे, ये कहते थे कि जो एलिजाबेथ के टाइम में लैंग्वेज यूज़ होती थी वो एक प्योर लैंग्वेज है। ऐसे डिफरेंट राइटर्स ने अपना अपना ओपिनियन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर अच्छा एक तो ये बिलीव था ना कि ये जो न्यू टर्म्स आ रही हैं ये गैर यकीनी है, इस पर यकीन नहीं करते थे। दूसरा ये भी एक लोग इस बात पे भी यकीन करते थे कि जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे चिल्ड्रन नहीं होते, तो वो इस बात पे यकीन करते थे कि जैसे पेरेंट की लैंग्वेज होती है ना वैसे तो चिल्ड्रन लैंग्वेज नहीं अडॉप्ट कर सकते, पेरेंट की लैंग्वेज बेस्ट होती है, चिल्ड्रन वैसे नहीं लैंग्वेज अडॉप्ट करते, ठीक है। ये वाली भी एक बीच में बिलीव था उनमें। और जो स्विफ्ट थे ना वो कहते थे कि हमने लैंग्वेज को ठीक करना है, पॉलिटिकल तरीके से भी हमने उसको ठीक करना है, सियासी तौर पर भी उसको ठीक करने की ज़रूरत है, रिलीजियस मजहबी तौर पर भी उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और लिंग्विस्टिक ओपिनियन है कि लैंग्वेज के अंदर ही कुछ खराबियाँ उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो थे ना ये स्विफ्ट है, इन्होंने अच्छा ये मेन सपोर्टर थे इंग्लिश के इस पीरियड में। और ये इन्होंने बिल्कुल जो क्लासिक थी, जो पुरानी ज़बान थी, जो लैटिन वगैरह थी, उसको इग्नोर नहीं कर दिया था, ठीक है, बल्कि ये उस पर भी गौर करते थे, उसके साथ साथ इंग्लिश को लेके चलते थे कि इंग्लिश को भी प्लेन बनाना है, इंग्लिश को भी वाज़ेह हमने बनाना है, ठीक है। जॉर्ज कैम्बेल इन्होंने बुक लिखी थी फिलोसफी ऑफ रेटरिक 1776, इसमें इन्होंने कहा है कि बहुत सारी इंग्लिश जैसे आजकल बिगड़ती जा रही है इस पीरियड में, तो इसमें बहुत सारी मतलब गलत टर्म्स लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब एक पूरे लफ्ज़ के तो 3 लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वो एब्रीवेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे यूज़ करते थे वो सिर्फ HYP हाइप यूज़ करते थे हाइपर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। वो सिर्फ रैप यूज़ करते थे रेप्यूटेशन के लिए, अल्ट यूज़ करते थे अल्टीमेट के लिए, पेनल्ट यूज़ करते थे पेनल्टीमेट के लिए, ठीक है। ऐसे हाइपर यूज़ करते थे हाइपर क्राइटेरिया, एक्स्ट्रा यूज़ करते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये इसके अगेंस्ट थे कि ऐसे ही हमने एक लफ्ज़ को कट ऑफ करके उसके पूरे स्पेलिंग को कट करके एक छोटा सा वर्ड नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। ये जॉर्ज जो थे ना, जॉर्ज कैम्बल वो। अच्छा फिर स्विफ्ट जो थे ना, ये जो राइटर थे, इन्होंने ये जो वर्ब थे, ये जो जैसे वर्ब है ड्रज्ड, इसके अगेंस्ट इन्होंने मतलब इसके अगेंस्ट ये थे कि इधर ईडी आना चाहिए, ऐसे कॉमा लगा के डी नहीं आना चाहिए। डिस्टर्ब्ड इसके अगेंस्ट थे, रिबक्ड फ्लैश्ड इनके वर्ड के अगेंस्ट थे। और जो स्विफ्ट है ना, ये जो अभी अभी जिन्होंने एजुकेशन यूज़ की थी, जो मतलब जो न्यू प्रीचर्स थे, आपको वर्ड से समझ तो आ गया होगा, जो अभी अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, वो जो वर्ड यूज़ करते थे, ये कुछ लफ्ज़ हैं वो जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते थे, इसके अगेंस्ट भी ये थे कि ये इंग्लिश को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। फिर स्विफ्ट ने एक लेटर लिखा था टैटलर को 1710 में, उसमें उन्होंने यही बताया कि हमने अपनी लैंग्वेज को ठीक करना है, ठीक है। मैं इसमें यही था कि लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, उसको वाज़ेह तौर पर उसको तस्दीक करनी है, ठीक है, ताकि सारे लोग उसको ऑब्टेन करें, ठीक है। मतलब मेन उनका फोकस यही था कि लैंग्वेज को हमने ठीक बनाना है, प्लेन बनाना है। ये फिर आगे सारा उनका लेटर गिवन है कि उन्होंने अपने लेटर में क्या क्या कहा था। इसमें स्विफ्ट में बताया था कि जो राइटर्स हैं ना, उनको अपनी पोजीशन को यूज़ करते हुए ना लैंग्वेज में से जो चेंजिंग है ना, इनको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। आगे टॉपिक 130 है हमारे पास, डिज़ायर टू फिक्स द लैंग्वेज, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिगुअस हॉप्स है कि सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो उम्मीद थी ना लोगों की, वो यही थी कि लैंग्वेज को स्टेबलाइज़ करना, लैंग्वेज के रूल बनाना और उसको परमानेंट तौर पर फिक्स कर देना कि आगे वाला आने वाले कोई जनरेशन उसको ख़राब ना करे, ठीक है। और फिर जो स्विफ्ट थे वो भी कहते थे कि हमने लैंग्वेज को फिक्स करने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, और उस टाइम के बहुत सारे जो और राइटर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ पे भी ज़्यादा जोर दिया था। फिर जो बेकन थे, बेकन यही हैं स्विफ्ट बेकन, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी टाइम पे ना एक अपने फ्रेंड को
लेटर लिखा था, ठीक है, टॉबी मैथ्यू को। इसमें भी इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने ये कहा था कि हमने जो अपनी मेहनत की थी ना वो अपनी बुक्स में की है और इंग्लिश में ही की है, ठीक है। अब उस इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो चाहिए कि जो पुरानी अब सारी लैटिन की बुक्स हैं ना, ये जो उनकी इंग्लिश की बुक हैं जो उन्होंने लिखी हैं स्विफ्ट वगैरह ने, उसको हमें चाहिए कि हमने प्रॉपर लैटिन में चेंज कर देनी, क्योंकि इंग्लिश में तो चेंजिंग आती जा रही है। उन्होंने तो उनको भूल जाना है उनकी राइटिंग्स को कि उन्होंने क्या मेहनत की थी, क्या लिखा था। इसलिए वो कहते थे कि इन सबको हमने लैटिन में ट्रांसलेट कर देना चाहिए, ठीक है। ऐसे फिर जो पोइट थे वॉलर रॉट, उन्होंने भी ये एक छोटी सी पोइम वगैरह लिखी थी। इसमें उनका भी मेन वो भी यही कह रहे थे कि जो है ना ये सारे पोइट्स और राइटर्स वगैरह ये यही कहते हैं कि जो एंशियंट लैंग्वेज थी, जो लैटिन थी, अगर हमने कोई लिटरेचर लिखना है, बुक लिखना है, तो उसमें हमें लिखनी चाहिए, इंग्लिश में नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो हर रोज़ चेंज हो रही है, किसी ने इसको अडॉप्ट तो करना है नहीं, ठीक है। ऐसे फिर आगे ये है पॉप, ये कहते थे कि इन्होंने भी एक ऐसे लिखा था क्रिटिसिज्म पे, ये जो तनकीद हो रही थी इस पे इन्होंने एक ऐसे लिखा था, उसमें कहा था कि जैसे चौसर की लैंग्वेज को पॉपुलैरिटी मिली ना, चौसर की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, ऐसे ड्राइडन है ना जो रेनेजेंस के पीरियड के थे, उनकी लैंग्वेज भी मशहूर होगी, ठीक है। और सब लोग ये बात यकीन रखते थे कि जो लैंग्वेज है ना उसको हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज अब जैसे मॉडर्न दौर आ रहा है, लैंग्वेज ने तो चेंज होना है, ठीक है। वो एक लिविंग थिंग है लैंग्वेज, ठीक है, जो ठीक चेंज होती है, ग्रो करती है, नशो नुमा पाती है, ठीक है। इसी वजह से हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। ऐसे ये भी एक पैम्फलेट था, परफेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डिफेंडेड ऑन असर्टेड। इन्होंने भी ये कहा था कि चेंज इन लैंग्वेज आर इनएविटेबल, कि हम लैंग्वेज में चेंज को कभी भी रोक नहीं सकते, ठीक है। ये अमूमी है, इनको हम रोक नहीं सकते, ये तो टाइम के साथ साथ होने हैं, ठीक है। फिर जेम्स ओवेल ने हमें बताया था कि ये जो मतलब ये जो करप्शंस और ये जो खराबियाँ आती हैं, ये जो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ये हर चीज़ में आती है, हर लिविंग थिंग में ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन जो ठीक जिसको ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है, जिस लैंग्वेज को ज़्यादा पढ़ा जाता है, जिस पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वही लैंग्वेज इस सारे करप्शन वगैरह से सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। इस लैंग्वेज में वही हैं जो ठीक जो मजबूत हो ना, वही इन सारे खराबियों से निकल के एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन सकती है।